नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। रीट के परीक्षार्थियों ने जितनी तैयारी की थी, सरकार की और सिस्टम की तैयारी उससे कम नहीं थी। लेकिन सिस्टम की जेल में सुरंग खोद डालने वालों की तैयारी और भी आगे की निकली। सरकारें कब से इस तरफ काम कर रही हैं कि एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए कि ना नकलचियों की दाल गले, ना दलालों की, और ना 7 तालों से पेपर चुरा लाने वाले पेपर चोरों की। लेकिन अभी तक बहुत कामयाबी नहीं मिली। यहाँ सवाल किसी एक पार्टी की सरकार का नहीं है। अलग अलग समय पर हुई कमोवेश सभी परीक्षाएं गड़बड़ियों की भेंट चढ़ी हैं। अब सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से नकल कानून को और कड़ा करना तय किया है। गड़बड़ी करने वालों को 7 साल सलाखों के पीछे जाना होगा। इससे धांधली की कमाई खाने वालों पर कितनी लगाम लगेगी, ये देखना होगा, और इसी पर प्राइम डिबेट में आज बात होगी। इन सवालों के जरिए कि 7 साल सलाखों का डर क्या रोक पाएगा परीक्षाओं में गड़बड़ी? परीक्षाओं से लेकर नियुक्ति तक फुल प्रूफ बंदोबस्त कब होगा? और धांधली न रोक पाना क्या तकनीक के मोर्चे पर भी हमारी नाकामी नहीं है? हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। पंकज जोशी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। विनोद यादव साहब हैं, आप स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के रिटायर्ड मेंबर हैं। और मिथिलेश जैमिनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। और बहुत स्वागत इस फैसले का भी किया जा रहा है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कि अब सज़ा को और सख्त कर दिया जाएगा। क्या पता भय से कुछ फर्क आ जाए, लेकिन इस आशंका के साथ कि अभी तक का तजुर्बा ये कहता है कि कानून बना दिए जाने या कानून को और कड़ा कर दिए जाने से बहुत फर्क परिस्थितियों में नहीं आया है, अपराधों में नहीं आया है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। देखिए जेपी जी, सरकार की जो मंशा है वो ये है कि जो भी परीक्षाएं आगे हों उनमें लगाम लगाई जा सके। अगर कोई परीक्षार्थी को पेपर बेचता है या परीक्षा पेपर आउट करता है तो ऐसे तत्वों पर, और जो एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको डिटर करने के लिए, उनको विमुख करने के लिए 2 इसमें बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। एक तो ये ऑफेंस संज्ञेय अपराध बना दिया है, यानी कि पुलिस की अगर या किसी मजिस्ट्रेट की जानकारी में आता है ऐसा अपराध होना, तो वो बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी शिकायत के मामला इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं और उसमें अरेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा, इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है इसमें, कि इसमें सजा का प्रावधान नहीं है, सॉरी बेल का प्रावधान नहीं है, यानी कि बेल नहीं मिलेगी, कोई अरेस्ट होता है तो उसे। और 7 वर्ष की सजा इसलिए की गई है कि ये देखा गया है कि जिन मामलों में 3 वर्ष या उससे कम की सजा का प्रावधान होता है तो उसमें बेल लेना आसान होता है। इसमें 7 वर्ष की सजा इसलिए की गई है ताकि कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि इसमें इन्वॉल्व हो तो 100 बार सोचे, अपने जीवन को दांव पर लगा रहे, अपने परिवार को दांव पे लगाने से पहले 100 बार सोचे। और सबसे बड़ी बात, जो ऐसे माफिया गिरोह हैं जिनके तार अंतर्राज्यीय हैं, दूसरे राज्यों में बैठ करके उन्होंने अपना धंधा बना लिया है, वो राजस्थान में आने से पहले 20 बार ये सोचें या उनके कारिंदे सोचें कि किस स्टेट में हम जा रहे हैं और यहाँ पे जाने के परिणाम क्या हो सकते हैं। क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से विजिलेंट रहेगी और उनको भी ये डर होना चाहिए कि अगर राजस्थान में अपने अंजाम, ये जो कारनामे हैं इनको अंजाम देने आएंगे तो उनके साथ क्या हश्र हो सकता है, कितने साल उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए ये कानून महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो परीक्षाएं होनी है उनमें हम ये मानते हैं कि इसमें जो इस तरह के तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो पेपर लीक कराना चाहते हैं, नकल कराना चाहते हैं, वो विमुख होंगे। और डर के कारण ही सही, लेकिन इससे परीक्षाओं में धांधली है, इस पे रोक लगा सकेंगे। ठीक है, पंकज जोशी जी, आप मुतमईन होते हैं इस फैसले से कि कम से कम अगर कानून कड़ा होगा तो कुछ तो भय बढ़ेगा? देखिए, मैं 2 चीज़ें, जब भाई आपने जो कहा कि कानून जो है इस देश का संविधान बहुत कड़ा बना हुआ था, बहुत अच्छा बना हुआ था, जिसमें जो है बाकायदा जो आपराधिक कानून थे वो काफ़ी कड़े थे। लेकिन आप याद करें, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, रीट से पहले आपके यहाँ डिबेट हुई थी जिसमें कहा गया था और पेपरों में छपा था कि जो भी इसमें शामिल होगा उसको जो है सरकारी आदमी को बर्खास्त कर दिया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्या सरकार ने कोई बर्खास्त किया? जो निजी संस्थाएं होंगी उनका जो है लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। क्या आज तक कोई निलंबित हुआ? जो लोग पकड़े जाएंगे उनको सख्त से सख्त सजा होगी, जिसकी जो है हम जांच करेंगे। कुछ हुआ? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप लगातार जो है अभी तक जो है, मैं फिर आपको आता हूं कि शायद जो है पिछले बार देखेंगे तो लगभग पिछले शासनकाल कर इस शासनकाल में लगभग 45 नए कानून आप लेकर के आए। 45 कानूनों में से 4-5 कानून तो ऐसे थे जो रोजाना आम जिंदगी में पढ़ते हैं। जैसे आपने कहा काम की गारंटी का कानून एक लाए थे जब मैं निगम में मेयर था।
आज भी निगम के चक्कर काटते काटते 2009 में मैं यहाँ से हट गया, लेकिन आज भी 21 में जो है आपको जो है प्रशासन शहरों के संग और गांव के प्रशासन गांव के संग लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां काम नहीं होता। जिसकी गारंटी आपने 7 दिन की दी थी, 15 दिन की दी थी, वो गारंटियां फेल होती नजर आ रही हैं। अब मैं आपको बात करता हूं कि जो आपने कहा इन चीजों की, कि जिस तरीके से गाना है ना कि मझधार में डूबे नैया तो उसे माझी पार लगाए, लेकिन जिस नैया को माझी डुबोए उसको कौन पार लगाए। तो मुझे बताइए कि जिस इस नैया को डुबोने वाले जिन लोगों पर आरोप लगे, चाहे वो आरएस भर्ती के लगे हों चाहे लगे हों, क्या एक पर भी कार्रवाई हुई? कौन लोग थे जो कानून बनाने वाले लोग थे, उन पे आरोप नहीं लगे? क्या उन्होंने कोई अपनी सूचिता दिखाई? क्या उन्होंने कोई इनके ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उन्होंने कोई जांच को आगे दिया? लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि आप कानून बना रहे हैं, हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं कि हाँ कानून बने, लेकिन सरकार इस चीज की भी गारंटी ले कि उन कानूनों की आड़ के अंदर किसी की 476 करोड़ की पेनल्टी माफ नहीं हो, किसी को जो है मार्बल के अगेंस्ट में जो है उसको जो है दूसरी खदानें नहीं मिले, किसी को जो है उसके जो भर्ती है वो आरएस ना मिले। नकल के कानून में खान में काम, मतलब वो कानून नहीं है, मुझे नकल के कानून कानून होना चाहिए, बाकी कानून नहीं होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? हमारी डिबेट कानून नहीं थी, आप देश के कानून के अंदर नहीं आते, जब कानूनों की क्या विश्वास करेंगे कि ये कानून के हासिल ये नहीं होगा? पंकज जी, अपन संविधान की पूरी संपूर्ण समीक्षा का किसी दिन एक अलग से एपिसोड रख लेंगे जिसमें सारे कानूनों की समीक्षा करेंगे। आज फिलहाल अपन ये बात, कानून तो यही का था। आज फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं, कानून तो पेनल्टी का यही का था। पंकज जी, आज हम फिलहाल ये बात कर रहे हैं। जो खुद अच्छा मुझे बताइए पंकज जी, मुझे बताइए, ये जो मांग आप रख रहे हैं कि फला की गिरफ्तारी हो, फला की गिरफ्तारी हो, फला का इस्तीफा हो, ये सब हो जाए, अगर आप इस बात की गारंटी लेते हैं क्या कि अगली परीक्षा में किसी तरह की धांधली नहीं होगी? पंकज जोशी जी, उसके लिए क्या प्रयास करने पड़ेंगे? उसके लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा? जिसमें से एक रास्ता सरकार ने बताया कि हम कानून कड़ा करेंगे। नहीं, मैं आपसे गारंटी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि आप सरकार में रहे और आप आगे सरकार में आने की आकांक्षा रखते हैं। आप आगे सरकार में आने की आकांक्षा रखते हैं। गारंटी दी आपके यहाँ भी पेपर लीक हुआ है। हाँ, गारंटी दी है हमने। फरवरी 2018 में रीट का पेपर लीक हुआ था, फिर कोर्ट में भी गया था, फिर अगस्त तक 6 महीने तक नियुक्तियां लंबित रही थी। इसलिए ये मत कहिए कि आपके समय में नहीं हुआ। कोर्ट ने क्या कहा था? मैं बात यहाँ, आप बताइए ना, कोर्ट ने क्या कहा था? पंकज जी, मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ ना, उस कानून में क्या कोर्ट ने कहा था कानून कमजोर है? पंकज जी मेरी बात मुझे बताइए, क्या कोर्ट ने कहा था कानून कमजोर है इसलिए छूट गई है? अरे हम कानून की बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कानून नहीं, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ पंकज जी। मैंने शुरुआत ही इस बात से की कि केवल कानून के जरिए ही चीजें ठीक हो रही होती तो 2001 में हिंदुस्तान में 16,000 रेप के केस दर्ज होते थे और 2012 में निर्भया केस के बाद में किस तरह के अमेंडमेंट हुए आपको पता है? 2017 में वो रेप के केस 32,000 हो जाते हैं। उसमें केवल वो राजस्थान की बात नहीं है, वो हिंदुस्तान के सभी राज्यों की बात है, वो सभी राज्यों की बात है, वो सभी राज्यों की बात है। 2 दिन पहले जो है रमेश गुजर की हत्या नहीं हुई क्या? अब असल में मुझे बताइए, क्या नाक के नीचे हत्या हुई कि नहीं हुई 2 दिन पहले? कोई गया वहां पर? कोई आदमी ने कहा कि उसको आपने गिरफ्तार कर लिया? पंकज जी, फिर आप कैसे बात कर रहे हैं? रेट की बात कर ले, रेट की बात कर ले, रेट की बात कर ले। मैं कह रहा हूं, रीट में भी कहा था ना आपने, हाँ, रीट में भी कहा था ना आपने कि हम जो है उसको जो है बर्खास्त कर देंगे। मैं इसका जवाब दे देता हूं। जेपी जी, पंकज जी को शायद ये मालूम हो, मैं सारे दर्शकों को यह बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा हल्ला तो खूब मचाया जा रहा है, लेकिन रीट परीक्षा में जो पकड़े गए वो हमारी सरकार के इन्वेस्टिगेशन के कारण ही पकड़े गए ना। ये भारतीय जनता पार्टी ने कोई उजागर नहीं किया स्कैम, और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। जब हमने, हमारी सरकार विजिलेंट थी, नजर थी और हमने पकड़ा, भारतीय जनता पार्टी पकड़ के नहीं लाई, और जब हमने पकड़ लिया उसके बाद ये जांच करके कहते हैं कि साहब अब ये करो, अब वो करो। भैया इन्वेस्टिगेशन लगातार और सब पे कार्रवाई हो रही है। स्वर्णिम जी, मैं जनता को बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को लोअर कोर्ट ने जमानत दी थी, हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, आपके पास कोई सबूत है क्या? आपके पास किसी के सबूत दे रहा हूं, दीजिए यहाँ पे, किसके खिलाफ सबूत दे दीजिए। आप आरोप न लगाए, क्योंकि आरोप तो हमने लगा करके लोगों को पकड़ा। अरे आपने सबूत दे सकते, आप केवल राजनीति कर सकते हो, क्योंकि आप लोग जो है ना, जब इतने भव्य आयोजन हुआ, भव्य परीक्षा हुई, उसके बाद आप लोगों के सन्निपात की स्थिति में चले गए थे। अब मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए पंकज जोशी जी, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपकी दिलचस्पी, आपकी पार्टी की दिलचस्पी सिर्फ यहीं तक है कि आप ये साबित कर दें कि रेट का पेपर आउट हुआ था, तो एक अलग बात है, फिर लड़ाई लड़ते रहिए, अदालत में लड़ लीजिए और स्टूडियोज में लड़ लीजिए, सड़कों पर लड़ लीजिए। मैं इससे आगे की बात आज डिबेट में करना चाह रहा हूँ, जिसको सुन लीजिए आप। वो बात यह है कि हम रेमेडी की बात करते हैं। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके साथ ये किया जाएगा, अगर कोई संलिप्त था तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसके स्कूल को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। बात रेमेडी की है, बात वैक्सीन की होनी चाहिए कि ऐसा हो नहीं। वो ल्यूफोल्स क्या हैं? एक दौर में पर्ची लिखकर ले जाना ही नकल करने का सबसे बड़ा माध्यम था। जब हम बचपन में थे तब पर्ची ले जाना बहुत बड़ा गुनाह था। आज स्थिति ये हो गई है कि चप्पल में ब्लूटूथ है, चश्मे की डंडी में ब्लूटूथ है, सैनिटरी पैड में ब्लूटूथ है, आपको
हाफ आस्तीन की शर्ट पहन करके परीक्षार्थी जा रहे हैं, महिलाएं साड़ी नहीं पहन करके जा सकती, उनको उनके लिए भी ड्रेस कोड है। यहाँ तक पहुंच के फिर भी नहीं रुक पा रही है। नकल तो चलिए एक मिनट सुनिए ना पंकज जी, नकल तो चलिए पहुंच जाएगी, नकल तो फिर भी आप नकल पर तो किसी एक हद तक अंकुश लगा ले रहे हैं, लेकिन पेपर्स का आउट हो जाना जो है वो ल्यूफोल क्यों नहीं पकड़ में आता कि ये यहां से ऐसा होता है? कोई भी जवाब दे दीजिए। हाँ सुनिए, बोलिए। मुझे बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं सीए हूं, मुझे बताइए 2001 से लेकर के 2021 तक कितनी बार सीए के पेपर आउट हुए? क्या कोई बाहर से एजेंसी आती है, अमेरिका से आती है या कहीं और से आती है? हाँ ठीक है। सीएस का कौन सा पेपर आउट हुआ? आईसीडब्ल्यू का कौन सा पेपर आउट हुआ? नीट के कितने पेपर आउट हुए? जेई के कितने पेपर आउट हुए? और यूपीएससी के कितने पेपर आउट हुए? तो बताइए ना क्या होता है उनमें कौन सा विज्ञान है जो आप तो उसका उपयोग करते थे 2013 से 18 तक और ये नहीं कर पा रहे, वो बताइए ना। हर एक पेपर में आ रहे हैं ना, बताइए ना वो क्या है। हाँ तो वो क्या था? सारे पेपर कराए हैं ना। अरे तो भाई साहब वो नुस्खा सार्वजनिक करिए ना, और सार्वजनिक सरकार को तो दीजिए, दूसरी सरकार को तो दीजिए। आप दे रहे हैं, कह रहे हैं हमको कि क्यों नहीं करते इतना सा बता दो कि आपकी जब सरकार थी, आरजेएस पेपर लीक हुआ तो कोर्ट को क्यों आदेश देना पड़ा जो आरपीएससी के चेयरमैन थे तत्कालीन कि उनको अरेस्ट किया जाए? आपकी सरकार ने तो बचाने की हबीब खान गोरान को पूरी मदद की थी। अरे तो ये हुआ ना पेपर आउट, कितने पेपर आउट हुए बताऊं आपको? आपके यहाँ पे आरपीएससी के पेपर आउट होते थे, बिहार से मास्टरमाइंड, और आज हिम्मत नहीं होगी। और आपको लिखती थी, बता दो आप कानून के पक्ष में हो, ठीक है। गड़े मुर्दे आप सुनिए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। विनोद यादव साहब सुनिए विनोद यादव साहब, अरे एक मिनट सुनिए। तो विनोद यादव साहब देखिए, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जो बातें राजनीति की बातें आपस में एक दूसरे के ऊपर कभी साबित नहीं हो सकती। इसको एक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए यह समझना जरूरी है कि ये कौन सा रास्ता बच जाता है, सारे छेद बंद कर देने के बाद वो कौन सा छेद बच जाता है जिससे पेपर लीक हो जाते हैं, जिसका पंकज जी कह रहे हैं कि फला परीक्षा में नहीं होता, फला परीक्षा में नहीं होता, फला परीक्षा में नहीं होता। तो वहां क्या इंतजाम कर दिए जाते हैं और यहाँ क्या गड़बड़ियां रह जाती हैं? विनोद यादव साहब मैं बताऊं सर आपको, एग्जाम हमने भी करवाए, 35,000 नौकरियां दी थी जब मैं मेंबर था। हाँ। तब हमने शुरू की पटवारी के एग्जाम में तो हम सुप्रीम कोर्ट तक फंस गए थे, क्योंकि वो उसमें कुछ लेगुना था। हाँ। लेकिन कुछ बच्चे ले गए उसको सुप्रीम कोर्ट तक, तो हमारे 8 महीने खराब हो गए उसमें। और 8 महीने खराब होने के बाद में हमने 2 साल में 35,000 की तो अपॉइंटमेंट दिलवा दिए थे। ऐसा क्यों हुआ? एक तो कोर्ट में नहीं गया केस, क्यों नहीं गया? आज क्यों जा रहे हैं कोर्ट में केस? बताइए ना। एक हाँ। मान लो गलत हो जाता है तो बच्चे पूरा एग्जाम हेल्डअप करवा देते हैं। हाँ। हम खुद मेंबर एक्सपर्ट पर भी विश्वास नहीं करते, पेपर सेटर पर भी विश्वास नहीं करते थे। हाँ। आज के अधिकारी ये जो काम कर रहे हैं, हाँ। मेंबर कोई ध्यान नहीं देता माफ को, ये सब जिम्मेवारी चेयरमैन मेंबर की होती है माफ को। अच्छा। हम खुद बैठते थे और हम पेपर सेटर पर भी विश्वास नहीं करते थे, आंसर की का एक्सपर्ट पर भी नहीं करते, गूगल देखते, सब कुछ देख के और देखने के बाद में तय करते कि भाई ये आंसर की बनी है। उसको हम लेके जाते बोर्ड में सारे के साथ, फिर डिस्कस करते और उसको बच्चों को दिखाते थे कि भाई ये आंसर की बनाई है, इसमें किसी को कोई तकलीफ हो, कोई गलत हो बना रहे हो तो आप विद रेफरेंस हमारे पास आओ। और हमारे पास विद रेफरेंस आते, फिर हम दोबारा एक्सपर्ट्स को बुलाते। एक हमारा कोई केस किसी अफसर के मामले में कोर्ट में गया नहीं, एक बात। दूसरी बात, आपके पेपर आउट क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं आपके चेयरमैन की ये कौन करवाता है? पेपर कैसे बनता है? हाँ। ये लोगों को पता भी नहीं, मैं आपको बताऊं। हाँ। चेयरमैन को पेपर का पता नहीं होता, मैं आपको बताऊं। हाँ। चेयरमैन को पता कैसे नहीं होता? जैसे एक पेपर है, उसमें 5 टाइप के क्वेश्चन है, जीके का है, अंग्रेजी का है, हिंदी का है, मैथ्स का है। हाँ। तो उसमें सबसे हम एक्सपर्टों से अलग अलग बनवाते हैं। और उसको ऐसा अभी तो आप बता रहे थे कि हमको दिखाया जाता था, हम उसको चेक करते थे, आजकल बोर्ड के मेंबर ध्यान नहीं देते, और अब आप कह रहे हैं चेयरमैन को भी नहीं बताया जाता। मैं कह रहा था पेपर की सुनो तो सही आप, बाकायदा उसको पेपर सेटर को ही हम लिफाफा देते थे और ऐसे देते तो सीधी उसमें प्रेस में खुलती थी। तो ये काम करता था केवल चेयरमैन का, ये सिक्रेसी का काम है, चाहे आरपीएससी हो चाहे स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हो, ये काम चेयरमैन का है। अब सवाल इस बात का है कि आपके पेपर आउट क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं या तो आपका प्रेस वालों से कोई मिला हुआ है, ये भाई उसको पता कैसे लगा कि ये इस यहाँ पेपर सेट कर रहे हैं? ये समय कि ये कहीं ना कहीं तो ये तो पकड़ में नहीं आ रहा। ये 5 साल ये रह लेते हैं, 5 साल ये रह लेते हैं, कानून खड़े हो जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं, सड़क हो जाती है, थाना तहसील हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी हो जाती है। लेकिन ये बात मैं आपको बताऊं, एक पेपर आउट नहीं हुआ, एक कोर्ट में केस नहीं गया, आपने काम किया, क्यों नहीं उन्होंने काम किया? का रिजल्ट दिया हमने। तो आपके समय भी आरपीएससी की जो एग्जाम हुई थी, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की बात कर रहे हैं विनोद यादव, लेकिन आरपीएससी के एग्जाम में क्या ध्यान दिया नहीं पकड़ में आई थी वाजपेयी कार्यकाल में? बोर्ड का नाम एक मिथिलेश जैमिनी जी, इसमें 1 नंबर का था वो। मिथिलेश जैमिनी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या?
सुनाई दे रही है? मिथिलेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ, आ रही मिथिलेश है। जी, मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं तो मुझे बताइए। देखिए, गंगा रही नहाने की आवाज। परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है, लेकिन क्या ऐसी जो परिस्थितियां बन गई हैं कि एक परीक्षार्थी जो एक परीक्षा का फॉर्म हाँ, आ रही भरता है है, वहां से लेकर नियुक्ति पत्र, अगर वो अभ्यर्थी इस एलिजिबल है, वो अगर कंप्लीट करता है तो वो नियुक्ति पाले, यानी परीक्षा आराम से हो जाए बिना किसी धांधली के, पेपर आउट होने का आरोप नहीं लगे, पेपर कैंसिल नहीं हो, परीक्षा कैंसिल नहीं हो, फिर कोर्ट कचहरी में कोई एक आध क्वेश्चन के उत्तर गलत हो जाएंगे तो मामला कोर्ट में चला जाएगा और फिर साल 2 साल उसमें लग जाएंगे। कब की परीक्षा और कब जाकर के नियुक्ति मिलती है, और वो भी मिले तो मिले, नहीं तो मामला चलता रहे, उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। ऐसी स्थितियां बन गई हैं। इसको लेकर के राजनीतिक आरोपों से ज्यादा इस मामले का एक बंदोबस्त ढूंढने में दिलचस्पी दिखती है क्या मिथिलेश जी? देखिए जेपी जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि दोनों, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो दोनों के दोनों अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए हैं। उसका रीजन ये है कि हमारे जो पेपर सेटर हैं वो आज तक सेट नहीं हो पाए। जेएनयू में एक फॉर्मूला सेट हुआ है कि एक सब्जेक्ट है उसमें जितने क्वेश्चन बनते हैं उसके सारे पेपर बन जाए और उनको सेट करने का एक अलग फॉर्मूला हो, लेकिन आज तक नहीं हुआ। यही कारण है कि आरपीएससी लगातार पेपर आउट कर रही है। अब आप मुझे बताइए कि जिन्होंने एसआई का पेपर आउट हुआ, जेईएन का पेपर आउट हुआ, रीट का पेपर आउट हुआ, क्या कानून का डर नहीं था? क्या उन मासूमों का क्या दोष है जो 3 साल से रीट की तैयारी कर रहे थे? जो रीट में एक लेकुना और फंस रहा है कि बीएसटीसी किए हुए लोगों को फर्स्ट स्टेप में शामिल बीएड वालों को कर लिया, वो चल रहा है। तो तमाम जो बेरोजगारों के साथ छलवा हो रहा है, राजस्थान आज बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 2 पर है। तो केवल कानून बनाने से हम जंग नहीं जीत जाएंगे। क्या जो पेपर बनाने वाले पूरी तरह ईमानदार हैं? क्या जो कोचिंग सेंटर हैं और आरपीएससी या जो सिलेक्शन कर्मचारी बोर्ड है उनमें सेटअप नहीं है? क्या जो एक मुद्दा उठाया है राज्यसभा के जो सांसद है भाजपा के किरोड़ीलाल मीणा ने कि प्रदीप पाराशर जो निजी व्यक्ति थे उनको रीट का वो बनाया गया, उनकी पत्नी को भी राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट में मेंबर बनाया। तो जो मुद्दे उठे वो जनता के बीच में, और बेरोजगार बेहद हताशा में है, उसे कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। कानून की मीठी गोली उन्हें राहत नहीं देने वाली है। वो 3 साल का आज तक एक कानून बता दे कि 3 साल की किसी को सजा मिली हो, चाहे बीजेपी वाले बता दे चाहे कांग्रेस वाले बता दे कि एक किसी को सजा मिली हो। और पति पत्नी को आप ओबलाइज करिए, कोई बात नहीं, आपकी सरकार है, लेकिन केवल राजस्थान विश्वविद्यालय में भी हुआ है। प्रदीप पाराशर जी की पत्नी सिंडिकेट मेंबर है राजस्थान विश्वविद्यालय में, और जब एक कानून पास हो रहा है जैसे सरकार में बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है, आर्थिक संकट, राजस्थान विश्वविद्यालय की बिल्डिंग बिक सकती है। रिटायर्ड प्रोफेसरों को पदोन्नति देने के मामले में राज्य सरकार के तमाम आदेशों को रद्द किया गया। अमीन कागजी की बात नहीं सुनी गई, राम लखन मीणा की बात नहीं सुनी गई, और प्रतिभा पाराशर जो प्रदीप पाराशर जी की पत्नी है। तो जो कुल मिलाकर जो पूरा सिस्टम है, जो आप कह रहे हैं कि फुल प्रूफ सिस्टम कब बनेगा? फुल प्रूफ सिस्टम जब बनेगा जब हम ईमानदार लोगों को, जितने लोग आरपीएससी एसएसबी में बनाए जाते हैं उनमें कितने शिक्षाविद हैं आप निकाल लीजिए निचोड़, कितने उनमें जो एग्जाम सिस्टम को जानते हैं। एक नहीं कहना चाहता कि एक डीजीपी, हनुमान बेनीवाल ने एक सवाल उठाया था कि जितने भी आरपीएससी के सदस्य हैं और अध्यक्ष रहे उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे के पूरे सिस्टम की। तो आज तक यूपीएससी से सिलेक्शन करवाइए ना आप। आरपीएससी का चयन करने के लिए आप इसको राजनीतिक नियुक्तियों का अखाड़ा क्यों बना रहे हैं? आप कोई सिस्टम जैसे हाईकोर्ट जज का कोलोजियम बनता है वैसा कोई कोलोजियम बना दीजिए ना, जो आरपीएससी के अध्यक्ष का चयन करे, एसएसबी का चयन करे। अब मैं मुख्यमंत्री का खास हूं, मुझे बना दिया, मैंने आज तक मेरी जिंदगी में कोई एग्जाम लिया नहीं। तो आप पूरे सिस्टम को तो खुद ने कोलैप्स कर रखा है राजनेताओं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों ने मिलकर पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हम ऐसा अध्यादेश भी ख्याल रखा ही जाना चाहिए कि कानून का केवल बनना महत्वपूर्ण नहीं है, वो किस तरह से इंप्लीमेंट होता है, किस तरह से उसका इस्तेमाल होता है, उसका जमीन पर उतरना किस तरह से दिखता है। नहीं तो कानून तो रोडवेज की बसों में 4 जगह लिखा रहता है 3 महीने की कैद, 500 रुपये जुर्माना। आज तक नहीं सुना कितने लोगों को 3 महीने की कैद रोडवेज में बिना टिकट यात्रा करने पर हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।